से आप उससे बात कर लेना, फिर भी अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सर पढ़ाई पे क्लास पेड पे आज पेड फ्री नहीं होगा बेटा, फ्री होता तो वही ले लेता मैं क्लास। ठीक है, फ्री होता पेड तो वही ले लेता, अभी पेड फ्री नहीं है तो आज यहाँ ले लेते हैं, फिर बात करेंगे पेड पे लेनी होगी तो। बेटा अनम्यूट नहीं कर सकते मयंक, आपको मैंने नंबर दिए थे, आप उससे बात कर सकते हैं। जो भी मेरे नंबर थे कहाँ से बोर्ड पे आ रही है, मैंने पहले ही लिख दिए थे, और कोई आज बाद में आया हो तो यहाँ पे ध्यान रखें। जो माहिर मोबाइल मेरे और थोड़ा नंबर सा पे किसी को कोई डाउट हो तो इस पे बात कर लेगा। ठीक है, इन पे बात कर लें ताकि वो सब्जियां थोड़ा सा लें, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो मेन नाम है, नंबर ये है व्हाट्सएप वगैरह पे जिसको जो भी चाहिए। अब दिवाली की सभी को, जो आज दिवाली है देव की 11 के उसके सभी को, उसकी सबको बहुत बहुत बधाई। दिवाली उठ चुकी है, देव उठ चुके हैं, तो फिर अपने भाग्य अपने लक को उठाओ और पढ़ाई में मन लगाओ और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, है ना बेटा। क्योंकि बोर्ड बहुत जल्दी आने वाले हैं। दिसंबर में पहले भी बोलता हूँ कि जनवरी वाला जो टाइम होता है वो प्रैक्टिकल लेके जाएगा, जनवरी फरवरी वाला टाइम से। आज फिजिक्स का है, फिर 3 डेज बाद केमिस्ट्री का होगा, किसी का बायो का होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल में आते हैं। कभी 5 डेज, तो 5 डेज उसी में जाएंगे, 5 to 10 डेज उसी में चले जाएंगे आप। इसलिए आप प्रैक्टिकल भी होंगे तो फिर पढ़ाई अभी से स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज बोर्ड 75 क्रॉस करना वो भी टारगेट है। एआईटी की कोचिंग कर रहे हो तो उसके में 75 क्रॉस करना भी इम्पोर्टेंट है। उसमें कुछ भी आपको डाउट आती है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ पढ़ते चले। कोई भी डाउट आता है उसके लिए मैं फोन पे जैसे भी आपको जो भी पूछना हो, या क्लास में तो अनम्यूट नहीं कर सकते क्योंकि अभी कम बच्चे होते हो, क्लास होती तो मैं देख लेते हैं। ज्यादा बच्चे भी होते हैं क्लास में, नहीं होता फेस टू फेस होता है तो उसमें तो हैंडल कर लेते हैं। अभी सारे एक साथ बोलेंगे क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं कि कौन बोलने वाला है। सब अपने घर पे क्लास में तो ये बोलने वाला होता है तो वो चुप हो जाता है, लेकिन यार सभी एक साथ बोलोगे मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए अनम्यूट ही बढ़िया हो, बस टारगेट करता है पढ़ाई। कल जो इनकन्वीनियंस हुआ था उसके लिए आपको सॉरी, क्योंकि मेरे पास जो टाइम टेबल आया था उसमें अल्टरनेट थी क्लास, बट अब रेगुलर होगी क्लास। आज जो मैंने सुबह टाइम टेबल, और शायद ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप पे मैसेज भी आ गया था। एक ग्रुप जो है अपने बोर्ड का, तो उस पर मैसेज आ गया था रेगुलर है फिजिक्स की क्लास इस वीक। तो अगले वीक का जो टाइम टेबल आएगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, या ग्रुप पे सेंड हो जाएगा आपके पास। इस वीक की क्लास फिजिक्स की 6:30 to 8, 8 का मतलब अभी कोटा में लॉकडाउन है, 8 मतलब 7 8 तक तो घर पहुंचना होता है, तो 7:30 पे वो क्लास छोड़नी होती है ताकि आधे घंटे में आप घर चले जाओ। तो 6:30 to 7:30 ये क्लास रहेगी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अपन कहाँ तक पढ़ चुके थे, मैं बात कर रहा था सबसे पहले चार्ज के लिए अपन लिख चुके थे। चार्ज इज टू टाइप्स, तो फ्रेंकली ने बोला था। चार्ज डायमेंशन पढ़ चुके थे, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ चुके थे। बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। किसकी बात करेंगे अब? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या इंपॉर्टेंट है, पहले ये बात। अपन इसमें से 5 to 6 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी है वो है अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेन प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे सभी। कोई भी कमेंट लिखना है, मेरे को कमेंट नहीं लिखना है इसलिए कमेंट नहीं लिखे बेटा। अभी क्लास के डाउट कैसे पूछे, अभी वाले डाउट एक पेज में लिख के रखें, मेरे को व्हाट्सएप करें, और वैसे पूछना है अभी एक साथ नहीं पूछ सकते क्योंकि कमेंट बहुत दूर है वहां पे। कमेंट पे यदि मेरे टेप पे क्लास लेता तो उसी समय आप डाउट पूछ लेते, लेकिन अभी टेप नहीं है, बोर्ड है, तो बोर्ड पे जो आपके कमेंट है वो मेरे से बहुत दूर है और छोटी स्क्रीन पे मेरे को दिखाई नहीं देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करें तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? एडिटिविटी ऑफ
चार्जेस। अब एडिटिविटी क्या होती है? व्हाट इज द एडिटिविटी? क्या होगी एडिटिविटी? एडिटिविटी का मतलब होता है चार्ज को ऑलवेज एड ही किया जा सकता है। सर ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2 है, पहले की बात कर चुके हैं। ये L2 लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस यानी कि चार्ज को किसी भी बॉडी पे इसका n नंबर ऑफ चार्जेस q1 q2 qn, तो q टोटल कितना होगा? q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस qn, यही होंगे ना टोटल चार्ज। क्या चार्ज को सेपरेट नहीं कर सकते? आपने देखा है चार्ज को क्या सेपरेट नहीं करते? q1 माइनस q2 नहीं करते? आपने देखा है करते हैं। तो फिर ये प्रॉपर्टी क्यों हुई? जब ऐड भी कर सकते हैं सेपरेट भी कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी कैसे हो गई? प्रॉपर्टी तो तभी हो सकती है जब उसको सेपरेट नहीं कर सकते, केवल ऐड करते, तभी प्रॉपर्टी होती। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आया आपको? भाई प्रॉपर्टी कब होगी? प्रॉपर्टी तब होगी ना जब ये केवल ऐड ही होते, सेपरेट नहीं होते। तो ये सेपरेट नहीं होते बेटा, ऐड ही होते हैं। देखो यहाँ पे माइनस होता Q2, तो ये माइनस Q2 करते और प्लस लेते तो प्लस माइनस ऑटोमेटिक माइनस हो जाता। और ये होना भी क्या चाहिए? टोटल निकालने के लिए माइनस, तो माइनस हो रहा ही नहीं हो रहा। सेपरेट करते ये माइनस होता तो Q1 माइनस माइनस, ये तो क्या हो जाता? प्लस। और ये चार्ज होना क्या चाहिए? माइनस। तो चार्ज को आप माइनस लिख देते हो, नो डाउट, बट चार्ज को ऑलवेज ऐड ही किया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू नेचर, अपने नेचर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? सेपरेट। ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी को मैं लिखा नहीं रहा, केवल ये ध्यान रखना द टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम, जिसको लिखना हो वो लिख भी लो। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is equal to sum of individual charges। जो इंडिविजुअल चार्जेस है उनके सम के इक्वल होता है टोटल। ये तो प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की बात करें तो आपने कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है। वीडियो ब्लर है, वो कभी ब्लर होता है कभी सही हो जाएगा थोड़े थोड़े टाइम में, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम में वो सही हो जाएंगे बेटा, है ना। हेलो, एडिटिविटी, ठीक है बेटा। चलती क्लास में फोन मत करो यार, लेकिन मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलती क्लास में फोन मत करो, बाद में कर लिया करो क्लास में, है ना बेटा, पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। भाई चलती क्लास में कोई फोन ना करो, क्लास एंड हो तो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन चलती क्लास में तो पूरा फ्लो ना। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ये पूछी नहीं जाती, इसलिए मैंने फटाफट रिपीट कर दी। जो चीज पूछी जाएगी मैं उसको बिल्कुल लिखवाऊंगा, आप उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस तो आपको यहाँ दिख ही रहा है, इसलिए मैंने जल्दी से बोल दिया। चलो फिर भी लिख दो। क्या होती है? द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, द टोटल ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ individual charges, sum of individual charges, that is ये, ठीक है। बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपने चार्ज कंजर्वेशन होता है यानी कि कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, तो आप मुझे ये बताओ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है? एनर्जी neither be created nor be destroyed, it convert one form to another form। यही होता है ना बेटा, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉयड होती है ना ही जनरेट होती है, केवल वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर होती है। वैसे ही चार्ज है, एनर्जी की जगह चार्ज लिख दो, ये इसका स्टेटमेंट कंप्लीटली बन जाएगा। चार्ज
neither be created nor be destroyed, it convert one form to another. ठीक है, जो स्टेटमेंट एनर्जी का था वही स्टेटमेंट चार्ज का है, ठीक है ना। अब चार्ज का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, चार्ज मतलब चार्ज created nor be destroyed, it convert one form to another form. एग्जाम्पल की बात करें, कल अपन ने एग्जाम्पल देखा था, ये फ्रिक्शन वाले एग्जाम्पल में क्या देखा था बेटा, ये अपने पास टू बॉडी थी, फ्रिक्शन वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, both bodies are neutral, when these bodies are rubbed with each other, आपने इन बॉडी को रब भी किया एक दूसरे पे, यहाँ पे Q1 ये भी जीरो था, Q2 ये भी जीरो था, यानी कि टोटल चार्ज Q टोटल कितना था, Q टोटल जीरो, यही हुआ ना। यहाँ पे जैसे आपने इसको रब भी किया, क्या हुआ था, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया था, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज, इनका मैग्नीट्यूड क्या था, इस पे +10 चार्ज आया Q1, इस पे Q जो आया वो कितना हो गया, -10, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम था बट नेचर इज अपोजिट। तो यहाँ पे टोटल चार्ज निकालोगे तो कितना हो गया, +10 -10, Q टोटल कितना हो रहा है, जीरो। पहले भी Q टोटल कितना था, जीरो, अभी भी Q टोटल कितना है, जीरो। तो टोटल चार्ज कंजर्व है नहीं है, उसने अपना काम किया नो डाउट, लेकिन फिर भी टोटल चार्ज तो जीरो ही है, ठीक है। यानी कि चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन, लॉ को फॉलो करता है, चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जो आपने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा, NaCl, यहाँ पे Q कितना है, जीरो, इसको अपन ने डिवाइड किया, ये कितना हो गया, Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे +1 यहाँ -1, Q टोटल अभी भी कितना हो गया, जीरो, यहाँ पे भी Q कितना है, जीरो, यही हुआ। यानी कि चार्ज क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात, भाई मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, आपको लगे स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो अपन किसी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका मैं स्पीड कम कर दूंगा, लेकिन यहाँ से बेटा अपने क्वेश्चंस केवल नहीं आते, बहुत कम चांसेस है, इसलिए अपन यहाँ थोड़ी स्पीड मेंटेन करें, क्योंकि अपने पास टाइम कम है और फिजिक्स का सिलेबस कम नहीं है, बहुत ज्यादा सिलेबस, अभी तो पहला ही चैप्टर है, तो सिलेबस ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड अपन बोर्ड फुल होने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। बोर्ड फुल होने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दूंगा टाइम, लेकिन ये बीच बीच में मिटाता भी रहता हूँ मैं यार। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मेरे को बता, व्हाट इज द क्वांटा, क्या होता है क्वांटा, क्या होता है क्वांटा बोलो या फोटोन बोलो, ये क्या होता है, व्हाट इज द क्वांटा या व्हाट इज द फोटोन। फोटोन या क्वांटा होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी व्हिच प्रेजेंट इन द नेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की, अपन मास के लिए भी क्वांटा यूज लेते हैं या कहीं इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटा यूज लेते हैं, तो क्वांटा क्या होती है, कोई भी जिसकी बात कर रहे हैं उसकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो नेचर में प्रेजेंट हो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, चार्ज की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कितनी, चार्ज की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन, कभी हाफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्या हाफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, या मैं बोलूं कि 1.2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या 1.2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या, यानी कि चार्ज ऑलवेज फ्लो इन दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कहीं आप एक बड़ा पर्सन है और एक छोटा बच्चा उनके साथ जा रहा है, तो मैं पूछूं आपने कितने परसेंट जा रहे हैं, तो आप ये बोलोगे यार 2.5% जा रहे हैं, मतलब बच्चा है लेकिन वो तो पर्सन तो काउंटिंग तो 3 होगी ना भाई, 3% जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की
वैल्यू जो स्मॉलेस्ट है वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे कम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो क्वांटा ऑफ चार्ज बहुत सी बार पूछा गया बोर्ड में 1 मार्क्स, वो अभी मैं नीचे स्टार प्रिंट करके लिखवाऊंगा भी सही। अभी तो क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया चार्ज ऑलवेज फ्लो इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस फॉर्म में फ्लो होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1e 2e 3e 5e डैश डैश ne, उसी फॉर्म में फ्लो होगा। कभी भी 1.2 e की फॉर्म में फ्लो नहीं होगा। तो इसमें लिख लो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, इसमें लिखना जरूरी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी के बाद यूज होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखो इसमें, total charge on a body, total charge on a body is the integral multiple of one electron, integral multiple of one electron, that is ऐसे लिख लो 1e 2e 3e dash n, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे Q इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, लिखो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कितना हो गया, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n। ये फॉर्मूला यूज नहीं है टोटल चार्ज के लिए। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E की वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19। ये कितना होगा 1.6 into 10⁻⁻19 और n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपके बोर्ड का क्वेश्चन, ठीक है ना, बोर्ड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूछा जाता है क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज कितना होता है क्वांटा ऑफ चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला क्वांटा या फोटोन क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच प्रेजेंट इन द नेचर। तो क्वांटा ऑफ चार्ज, चार्ज की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कितनी हो सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही तो हो सकती है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक की वैल्यू रख दोगे, या तो ये होगा 1 इलेक्ट्रॉन या ऑप्शंस में 1.6 into 10⁻⁻9 ये होगा कूलम्ब चार्ज, है ना, चार्ज की रेट कूलम्ब दिख तो रहा है ना, उधर दिख रहा है, समझ में आया। 1.6 into 10⁻⁻19 यानी कि 1 into e, e की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू में होगा तो 1.6 into 10⁻⁻19 और ऐसे लिखा होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों का मतलब एक ही है, जो भी जैसे भी लिखना चाहो आप लिख सकते। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना ना, बोर्ड में बहुत सी बार आया हुआ है, बोर्ड में ही नहीं नेट में भी आया था, लेकिन 12 या 13 वाले नेट में क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में था। क्वांटा ऑफ चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन भी था, सेकंड ऑप्शन ये भी था, थर्ड ऑप्शन कोई अदर था और फोर्थ था ए एंड बी। तो अधिकतर ने या तो ये टिक कर दिया जल्दबाजी में, जिसने पूरे ऑप्शंस पढ़े उसके लिए दोनों थे। बहुत सी बार मिस्टेक्स हो जाती है, तो ऐसी मिस्टेक्स को ध्यान रखें। इसके अलावा मैं इस पे अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो ध्यान रखना है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी मैं पहले प्रॉपर्टी कंप्लीट करें फिर उसको न्यूमेरिकल को लेंगे। बेटा जो भी स्क्रीनशॉट ले रहा था वो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मेरे पास बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, मैं प्रॉपर्टी लेनी है, जल्दी लें वरना मैं कम करने वाला हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो नंबर 4 थर्ड प्रॉपर्टी हो चुकी है, 4 की बात कर रहा है। वो जो है वो चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। What do you mean about the invariant? क्या होता है invariant का मतलब क्या होता है? invariant का मतलब क्या होता है?
एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में बोर्ड में क्वेश्चन चाहिए। एडिशनल एक्सरसाइज के बेटा, एडिशनल एक्सरसाइज के नीट में भी आते हैं। बोर्ड की बात सुन, बोर्ड में एडिशनल एक्सरसाइज का कुछ पार्ट आता है, मैं बता दूंगा किस किस चैप्टर की आपको एडिशनल एक्सरसाइज करनी है। आप इतनी टेंशन ना लें, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे होती है जो मेरे से जुड़ गया, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा उसकी टेंशन मुझे होती है यार। मैं बता दूंगा सब क्या क्या करना है। एडिशनल एक्सरसाइज ऐसी है, नीट में मेंस तक के क्वेश्चन आते हैं, उसमें मेंस के क्वेश्चन है एडिशनल एक्सरसाइज में। आप बात कैसी कर रहे हो यार, बोर्ड तो छोड़ो। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया, मैंने जो पूछा था वो तो बताया ही नहीं। डिफरेंट इंटीग्रेशन अनचार्ज नहीं, चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब होता है चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। ध्यान रखना, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। इस मार्कर पे ये तो इंसुलेटर है, लेकिन इसमें मान लो 10 कूलम चार्ज और मैं इसको कितनी भी स्पीड से घुमा दूं इधर उधर, लेकिन इसमें चार्ज जो है वही रहेगा, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट। जो स्पीड पे डिपेंड नहीं करते उसको नाम देते हैं इनवेरिएंट। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट पेंसिल है फिजिक्स का? अरे यार आपने एनसीईआरटी की पीडीएफ नहीं देखी? पीडीएफ मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना, मैं भेज दूंगा आपको कौन कौन सा पार्ट डिलीट हो गया। बातें इसी जैसे जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो यार, जो डिलीट हो गया वो भी पढ़ा दूंगा मैं, तो टेंशन मत लो, आपके काम आएगा। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, मास डिपेंड करता है स्पीड पे। ध्यान रखना, अपन ऐसा मान के चलते हैं कि मास कभी चेंज नहीं होता, लेकिन मास डिपेंड करता है स्पीड पे। आप कभी किसी झूले वगैरह में बैठे हो, बोट जो आती है आजकल ऊपर से नीचे आता है तो ऐसा लगता है कि अपन वेटलेस हो चुके हैं। फ्री फॉल वाला, उसका फ्री फॉल नाम क्यों दिया, क्योंकि ऊपर से एक साथ नीचे आता है तो ऐसा लगता है कि मास नहीं है। मास डिपेंड करता है स्पीड, चार्ज नहीं करता है, ये ध्यान रहे। ये मेन प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अच्छे माल के साथ बुरा माल भी बेचा जाता है, तो ये छोटी छोटी चीजें। लाइक चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। पूरी लैंग्वेज लिखूंगी, आप लिख लो, लाइक चार्ज आर रिपेल एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये भी तो प्रॉपर्टी है भाई, इसको क्यों भूल जाते हो? लाइक चार्ज रिपेल होंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होंगे। नंबर 6, सीधी सादी सी प्रॉपर्टी, सर मास चेंज नहीं होता है, स्पीड से सिर्फ उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। अरे हाँ, लेकिन अपन वो इतने डीप में नहीं जा रहे मयंक। मास लेकिन स्पीड पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप कहीं भी सर्च मार के देख लें। सर प्रॉपर्टी नंबर 4 प्लीज एक्सप्लेन। 4 कौन सी है? 4 कर तो दी, ये नहीं ना 4। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, उसी को नाम देते हैं इनवेरिएंट, जो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसको क्या नाम देते हैं, इनवेरिएंट। लाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज और रिपेल। बिल्कुल बताओ, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, जल्दी से बता दो। चार्ज वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? स्केलर। हाँ ध्यान रखना, वो भी प्रॉपर्टी है उसकी, चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हुई कंप्लीट। बहुत है। अपन ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है? चार्ज, सबसे पहले देखो, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज इज इनवेरिएंट, like charge are repelled to each other and unlike charge are attracted to each other. Last property, charge is a scalar quantity. ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने कहा था क्वांटाइजेशन पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो वो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट की है 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स के लिए आपको आता होगा नो डाउट, बट
लिखना कैसे है बोर्ड में उसी से पता लग जाएगा। मैं इनको रब कर दूं, जो स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, मैं रब करने वाला हूँ। पानी पीता हूँ जब तक आपने देखो। एक न्यूमेरिकल लिखो, सभी न्यूमेरिकल लिखे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज? हाउ मेनी, बहुत सारों को आंसर भी पता होगा, आंसर जिसको पता हो लिख दे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आंसर आएगा किसी के? आ गया आंसर। किसका है सबसे पहले देखें। एंड्रॉइड का 96500। अरे ये तो फेराडे में होते हैं 96500 तो 6 × 10⁻18 1/e। क्या क्या आंसर आ रहे हैं? चार्ज डायरेक्शन से पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज होता है तो वो वेक्टर होगा ना। नहीं बेटा, मयंक आहुजा कहाँ खो रहा है यार? चार्ज जिसके अंदर है यहाँ 10 कूलम चार्ज है तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं, इधर इधर इधर। नेगेटिव जिधर मिल गया उधर चल जाएगा। बहुत सारों के आंसर आए। मैंने बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, यही बोला है। तो सॉल्यूशन ध्यान रखना, बोर्ड में कैसे लिखना है वो तो इम्पोर्टेंट है। बोर्ड का पैटर्न होता है, ये तो 1 मार्क्स का है, इसमें कोई ज्यादा मैटर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जो 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल है उनमें जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? V1। बोर्ड का पैटर्न फॉलो करें, IIT भूल जाए। यदि एक तो तुम रफली कर दोगे तो वो काट के वो भी जीरो कर देगा। ये ध्यान रहे, बोर्ड पैटर्न सही ढंग से ध्यान रखें। सबसे पहले G1 लिखोगे और G1 में क्या दिया हुआ है? Q = 1 कूलम चार्ज। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। यही लिखोगे, एक एक स्टेप लिखनी है बोर्ड में। Q = कितना होता है? Ne ± Ne। ये 1 दिया हुआ है, ये n और e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, यानी कि 1/1.6 × 10⁻19। और इसको सोल्व करोगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, यही का मतलब है, समझ। ये आंसर है। तो ऐसे लिखोगे एक एक स्टेप। ये 1 मार्क्स का था, 1 मार्क्स के लाइक दिख भी रहा। लेकिन कोई मेजर क्वेश्चन थे तो आप उसमें गिवन लिखोगे, जो फाइंड करना है वो लिखोगे। इसमें किसी यूनिट को कन्वर्ट करना होगा, वो कन्वर्ट करोगे। आफ्टर दैट यू राइट फॉर्मूला एंड पुट वैल्यूज, एंड लास्ट आंसर राइट विद यूनिट्स। उसकी जो यूनिट होगी उसके साथ आपको आंसर लिखना जरूरी है। ये बोर्ड पैटर्न है। ऐसा नहीं आपने कहीं पे भी रफ में काटा पीटी की और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया। वो पूछेगा आंसर कहाँ से आया भाई? डायरेक्ट आंसर देख के तो नहीं लिख दिया पास वाले की कॉपी में। ऑब्जेक्टिव में तो आप टिक करते हो, काम चल जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि कहाँ से आंसर आया, क्या आया। ऑब्जेक्टिव में टिक, जो राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग। बट बोर्ड की कॉपी ध्यान रहे, 3 आवर्स दिए तो 3 आवर्स में ही पेपर हो। ऐसा नहीं, मतलब 5 to 10 मिनट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में पेपर किया और पेपर पे छोड़। अरे यार, जो 3 घंटे का पेपर है 1 घंटे में हो ही नहीं सकता, कितनी भी स्पीड हो। इसका मतलब आपने शॉर्ट में पेपर किया है। जितना लिखना होता है पेपर में उतना नहीं लिखा, ये ध्यान रखना। टाइम कम पड़ जाता है पेपर में जब लिखने लगते हैं। और बहुत सारे बच्चे 1 से 1.5 घंटे में पेपर किया और बस ऐसा लगता है कि पेपर पूरा। और फिर जब नंबर आते हैं ना, जब 1.5 घंटे में पेपर पूरा हो गया तो उसके फुल मार्क्स आने चाहिए। पता लगता है वो 5 मार्क्स ही नहीं ला पा रहा है, अटका हुआ है मेरे आसपास। फिर कहता है सर मैंने तो 1.5 घंटे में पेपर कर लिया था, मेरे तो कंपार्टमेंट आ गए, मेरी तो कंपार्टमेंट कैसे आ सकती है? यार उसे पेपर किया ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की तरह आंसर लिखा 6.25 10⁻18। और दूसरा भी किया जहाँ डेरिवेशन करना था उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, डेरिवेशन किया ही नहीं। तो पेपर 1 घंटे में होगा ही होगा।
फिर 1 घंटे में पेपर होगा तो फिर नंबर भी 1 घंटे के हिसाब से आएंगे, 3 आवर्स के हिसाब से क्यों आएंगे? तो ऐसी चीजों का ध्यान रहे, ठीक है। इसने कुछ लिखा है बहुत सारा। कंपार्टमेंट मतलब कंपार्टमेंट नहीं आएगी अभी तक आपके, आ जाएगी 12th में जब बात करेंगे। जो ना तो फेल होता है ना पास होता है, इसको सप्लीमेंट्री नाम देते हैं, उसमें कंपार्टमेंट आ जाती है। कंपार्टमेंट का मतलब उसका पेपर दोबारा से होता है कि पास हो जाए किसी से, फिर भी नहीं होता है। किसी 1-2 सब्जेक्ट में पूरे में हो रहा हो तो फेल है, किसी एक आध में होती है तो जो सप्लीमेंट्री नाम होता है वही कंपार्टमेंट है। यहाँ आगे देखो, चलो आगे बात करते हैं अपन। मेरे को यहाँ से रिलेटेड सर वोटर में फाइंड वोट वर वी फाइंड वोट रिकॉर्ड क्लास। जल्दी जल्दी चल तो रहा है यार, मेरे को थोड़ा बहुत रिलैक्स कर को चल रहा है। देखो इससे एक क्वेश्चन यहाँ से प्रॉपर्टी में क्वेश्चन तो चार्ट के एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, आप चाहो तो वो कर लें या पूरी एक साथ बाद में करना चाहे तो कर लें। 2 ऑब्जेक्ट है, उन्होंने पहले ए बी सी 3 थे, पहले सी को ए से रब किया है, फिर सी को बी से रब किया है, फिर उसका चार्ज निकालना है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? जो कंडक्शन था, कंडक्शन में 2 बॉडीज को रब किया, फिर एक दूसरे से टच कर दिया, तो इन दोनों का एवरेज लोगे। एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है वो, चलो एनसीईआरटी सारी बाद में जाए। यहाँ तक तो ये, इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है, ये बेसिक टॉपिक कंप्लीट हुआ। मेन टॉपिक जो है वो है कूलॉम्स लॉ। कौन सा? कूलॉम लॉ। कूलॉम्स लॉ पे अपने 90 बोर्ड के अंदर बात करें तो 99% चांस है कि उसका न्यूमेरिकल ही होता है। स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, स्टेटमेंट के कम चांसेस है, स्टेटमेंट के कम चांसेस होते हैं, लेकिन उसका जो न्यूमेरिकल है वो इम्पोर्टेंट। तो मैं पहले बोलता हूँ, लेकिन लिखने की जब बोलूँ तभी लिखोगे, पहले नहीं लिखोगे, ठीक है। कूलॉम्स लॉ, सबसे पहले मेरे को बताओ कूलॉम्स लॉ से फाइंड क्या करते हैं? क्या फाइंड करेंगे कूलॉम्स लॉ से? फोर्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? फोर्स। और फोर्स भी किसके बीच में? बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस। इंपोर्टेंट बताएंगे यार, जब चैप्टर खत्म होगा तो बताऊंगा ना इंपोर्टेंट। अभी से कौन सा डेरिवेशन इंपोर्टेंट है वो बता दीजिए, पहले ही इंपोर्टेंट बता दूंगा, और जब टॉपिक पे पहुंचेंगे जब तक तो गाइड हो जाए। पहले एक बार पढ़ा देंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो फिर उसके बाद इंपोर्टेंट बताऊंगा कि कौन कौन सा इंपोर्टेंट अभी याद नहीं रहेगा। कूलॉम्स लॉ की बात करें तो कूलॉम्स लॉ में ध्यान रखो, अभी लिखना नहीं है इसको ना। इफ 2 पॉइंट चार्ज, इन्होंने किससे रिलेटेड बात की? फोर्स से रिलेटेड। लेकिन फोर्स, if 2 point charge q1 and q2 are placed near to each other at distance r, 2 चार्ज है अपने पास q1 and q2, वो कितनी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है? r डिस्टेंस, ठीक है। if 2 point charge q1 and q2 placed at distance r, then the force between them, अब ये फोर्स हो सकता है अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, डिपेंड करेगा इन चार्ज के नेचर पे। इफ both charge are like, that is both charge are positive या both charge are negative, then force is repulsive. If charge is unlike, that is one is positive and other is negative, तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है वो डिपेंड करेगा नेचर पे। मैं तो डायरेक्ट लिखना होगी, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. That is, यही होना इनका स्टेटमेंट। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? इन दोनों पॉइंट चार्ज को मेट करने वाली लाइन के एंड ऑफ। ऐसा नहीं है कि इधर फोर्स लगा दिया, इधर फोर्स लगा दिया, फोर्स इस लाइन के अलोंग ही होगी दोनों पॉइंट चार्ज को मेट करने। तो डेरिवेशन आप लिखोगे उससे पहले स्टेटमेंट लिख लो इसका, ताकि फिर आप डेरिवेशन साथ के साथ लिखना। स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो। आई हैव स्कोर 200 मार्क्स, बहुत बढ़िया, 100 मार्क्स लाना बहुत अच्छी बात है। पहले लिखो, स्टेटमेंट लिखो।
if 2-point charge, if 2-point charge Q1 and Q2, Q1 and Q2 are placed near to each other, near to each other at distance small r, at distance small r, then the force between them, then the force between them is directly proportional to the, is directly proportional to the product of charges, product of charges and inversely proportional to the, and inversely proportional to the square of distance, square of distance between them, between them. ठीक है, मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो किसी का, किसी ने लिखा है कि सर 2.4 अरे टाइप कर रहे थे या लिख रहे थे? किसी ने टाइप करके वापस जो स्टेटमेंट मैंने बोला है वो भेजा है। ऐसा क्यों? टाइप कर रहे थे या लिख रहे थे? बढ़िया है चैटिंग। चलो, मैंने बोला if 2 point charge Q1 and Q2 are placed at distance r, then force between them is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में the direction of force, the direction of force is along to, the direction of force is along to meeting axis of charges, meeting, meet करने वाली है ना दोनों पर, meeting axis of charge। दैट इज, अब ये लिखना स्टार्ट कर देना चार्ट के साथ, हमें ये डायग्राम बना लेना और फिर इन इक्वेशन को दोनों को बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को रिमूव करोगे तो कांस्टेंट आएगा, नहीं आएगा? k कांस्टेंट लेते हैं, तो जब भी प्रोपोर्शनल को रिमूव करोगे कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? k, और k क्या होता है? k इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। विच इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो जो डिपेंड किस पे करता है ये ध्यान रखिए, विच डिपेंड्स ऑन दी, डायग्राम बाद में लिखना है क्या? अरे डायग्राम बना के लिखते जाओ ऐसे किसी। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन दी, depends on the nature of the medium। किस पे डिपेंड्स करता है? नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड। अब नेचर ऑफ द मीडियम तो फिजिक्स में 2 ही मीडियम होते हैं, एक तो वैक्यूम या कुछ ही नहीं, दूसरा एनी अदर मीडियम। एनी अदर मीडियम मतलब कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, आयरन, कॉपर, निकेल, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बहुत सारे मीडियम। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपने पास के कितने मीडियम होते हैं? केवल 2। तो फर्स्ट बात किसके लिए कर रहे हैं? फॉर वैक्यूम। ठीक है, अब वैक्यूम की बात करेंगे तो वैक्यूम में के का जो के की वैल्यू है वो कितनी लेके चलते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? देखो वैक्यूम को आप वाटर के अंदर बनाओ या किसी बहुत सारा स्पेस तो वहां पे वैक्यूम जनरेट कर दो, तो कहीं पे भी जब जहां पे आप वैक्यूम जनरेट कर दोगे, ये डायग्राम
जहाँ पे भी जनरेट करते हो वैक्यूम को, तो वहाँ की एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट होगी ना, इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम में नाम दे सकते हैं ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये परमिटिविटी की इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी नहीं होगी, क्योंकि हर जगह वैक्यूम तो वही हुआ, चाहे आप वाटर के अंदर जाके वैक्यूम बना दो, यानी कि कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बनाओगे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो है 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.854 into 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू ध्यान रखना, बहुत सी जगह यूज होगी। जब यहाँ पुट कर दोगे तो देखो 4 पाई की वैल्यू 3.14, ये 8.854 into 10⁻⁻12 पुट करोगे तो के, ये सब वैल्यू कांस्टेंट है। सॉल्व करोगे तो 9 into 10⁻9 आएगा, यूनिट रिवर्स हो जाएगी, होगी नहीं होगी। आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ जो आरबीएससी में आया था, सीबीएसई में नहीं, आरबीएससी में आया था। आरबीएससी में जो क्वेश्चन था आपके बोर्ड में कितने आए थे सर, मेरे से पूछा है क्या? मेरे तो कितने थे, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहा है। मैंने फिजिक्स दिए कितने टाइम हो गया, 2008 10 में दी थी। चलो यहाँ पे ध्यान दो, मेरे से पूछा है तेरे को तो ये पढ़ना है, ये पढ़ना बेटा। फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ, तो पूछा तो बता दो यार, 86 नंबर आए थे मेरे को। नहीं, हमारे टाइम 150 का पेपर होता था इसका, तो साइंस फिजिक्स का। हाँ ये तो 100 वाले हैं, 86 तो शायद इंग्लिश में, इसमें 132 नंबर थे मेरे फिजिक्स का, 150 का पेपर था हमारे। चलो इसमें बात जो मैं कर रहा हूँ वो देखो, फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, फाइंड आउट दी, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। ये आया था किसमें, आरबीएससी का क्वेश्चन है 2017 का, जाओ तो पेपर चेक कर लेना। फाइंड आउट दी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछी गई थी। अब डायमेंशन तो छोड़ो, बहुत लोगों को ये यूनिट ही पता नहीं होती, डायमेंशन कहाँ से निकाले। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आया था, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड ब्लर हो रहा है, कुछ कभी ब्लर होगा कभी सही होगा बेटा, थोड़ा वेट कर लिया करो ना। तो ये के की वैल्यू 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर है। इस वैल्यू को अपन फोर्स निकाल ले, फोर्स इन वैक्यूम की बात करोगे तो फोर्स कितना हो गया, एफ नॉट लगा दो वैक्यूम के लिए। देखो फॉर्मूला तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने K की वैल्यू रख दी और इसको सोल्व किया था, तो वैल्यू कितनी आई थी, न्यूमेरिकल में ये यूज था, ठीक है। और ध्यान रखना, जब न्यूमेरिकल में कुछ दिया हुआ ही नहीं है मीडियम, तो ऑटोमेटिक आप क्या समझ जाओगे वो कौन सा है, वैक्यूम, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो जी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में ये यूज लोगे, कहीं डेरिवेशन करना है तो ये यूज लो। बात करें सेकंड केस, सेकंड केस के लिए फॉर एनी मीडियम, एनी मीडियम का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो के की वैल्यू 1/4 पाई, यहाँ पे मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम ले लेते हैं, और एप्सिलॉन एम का नाम क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। अब मीडियम कोई कांस्टेंट है नहीं, अलग अलग मीडियम, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम के बाद निकल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बहुत सारे आएंगे। डायमेंशन निकालिए किसी ने, अभी पूरी कहाँ निकाली आपने, तो डिवाइड करके लिख दी है, पूरी सॉल्व करके निकालो बेटा। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ये एनी मीडियम की परमिटिविटी है, तो यहाँ पे फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखी है ना, क्योंकि अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो,
force in any medium, force कितना हो जाएगा मीडियम के लिए m 1/4π q1 q2 अपॉन r, यही होगा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होगी। डायमेंशन बाद में निकालना, पहले यहाँ ध्यान दो। तो होमवर्क है, जो होमवर्क है वो घर पे गए, बच्चों को नहीं बताया गया था। इक्वेशन नंबर 3 के बाद इक्वेशन नंबर 4, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब देखो इक्वेशन में डिवाइड करके एक और रिलेशन निकाल लेते हैं। कूलॉम्स लॉ तो खत्म हो चुका है। इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4, यानी कि मैंने लिख दिया f नॉट अपॉन f है। ये कितना हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाय q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यही है। इधर वाली पूरी टर्म तो खत्म, ये 1/4 खत्म, बचा क्या एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हुआ ना। इसको अपन क्या नाम देते हैं एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या नाम देते हैं एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r का मतलब होता है ये एप्सिलॉन r होगा क्या रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को नाम देते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर कैमरा इज नॉट क्लियर, यार कैमरे की तो मैं क्या करूं? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक वो बोलो आप। एफ नॉट क्यों लिखा? वैक्यूम था इसलिए ये एफ नॉट लिख दिया, क्योंकि वैक्यूम के लिए यूज किया था। नहीं लिखोगे जब भी कोई दिक्कत नहीं। वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस, उसके लिए मैंने नोट लगा दिया, वो तो वेरीफाई करने के लिए। अब मैं इस रिलेटिव डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख लो यहाँ से। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये देख लो आपके सामने ही है। It is defined as the ratio of permittivity of any medium to the permittivity of free space. आप भी लिख सकते हो डेफिनेशन, यहाँ से देख लो क्या क्या है डेफिनेशन के लिए कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका रेशियो ही क्या है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और चाहो तो फोर्स बेस पे भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन फोर्स में क्या आएगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन एनी मीडियम। ठीक सर, मल्टीपल मीडियम में तो मल्टीपल मीडियम की बाद में बात करेंगे। मल्टीपल मीडियम में चार्ज में से एक मीडियम देखो क्या होगा मल्टीपल मीडियम में, जैसे होगा एक चार्ज है, दूसरा चार्ज किसमें होगा? किसमें रख रहे हो? इधर इलेक्ट्रॉन दूसरे मीडियम में रख रहे हो, लेकिन दूसरा चार्ज तो ये इंडिविजुअल चार्ज की बात होती है और टोटल सम करते हैं, अलग अलग निकाल के सम कर देते हैं। डेफिनेशन बोल दो वापस, इसकी डेफिनेशन तो आप भी लिख सकते हैं यहाँ। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम to the permittivity of free space, to the permittivity of free space, that is ग्रेविटी के फोर्स को यहाँ नेग्लिजिबल लेगा, अपने फोर्स पे काम कर देंगे, नहीं लेते। ये वैक्यूम के अंदर के एक्सपेरिमेंट है,
ये ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ नहीं लेता है। इसकी बात करो एप्सिलॉन, ध्यान रखना एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसके लिए, फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम के लिए है ना। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.005 होती है, जिसको अप्रोक्सीमेट नहीं लोगे फॉर एयर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 80 लेके चलोगे किसके लिए, फॉर वाटर। वाटर का बहुत सी जगह दिया होता है तो ये कांस्टेंट जरूर ध्यान रखें। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफिनिट होती है इसके लिए, फॉर कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है तो उसके लिए, ठीक है, फॉर कंडक्टर। सर स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज, साइड स्क्रीनशॉट लेना है, ये ले भाई स्क्रीनशॉट ले ले पूरा ले लिया। लो, लेते ही बता भी देना भाई, ऐसे स्क्रीनशॉट के चक्कर में तो 1 घंटा निकाल। क्लास के बाद होमवर्क दोगे क्या? आज तो क्या होमवर्क है, अभी देंगे बहुत सारे, रुक तो जाओ, होमवर्क ही होमवर्क है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बोल दे बेटा, अरे यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोल दे। नो सर, नो सर, नो सर, नो डाउट। लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है फॉर कंडक्टर एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू इनफिनिट, किसी भी कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर की इनफिनिट लोगे। 80 वाटर के लिए 1.005, जिसको अपन 1 ही लेते हैं एयर के लिए, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 लेते हैं किसके लिए, कोई भी फ्री स्पेस है उसके लिए। लास्ट वाला पढ़ दीजिए, पढ़ तो दिया बेटा, इनफिनिट है ये फॉर कंडक्टर। अरे ऐसे लिख दो, कैसे लिखो इनफिनिट को, यही तो सिंबल होता है ना इनफिनिट का, ठीक है। सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? 7:30 तक। इनफिनिट क्यों है कंडक्टर का बेटा? क्योंकि कंडक्टिविटी शो करता है वो, ये तो प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, अलग अलग के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया है, ठीक। चलो अब आगे देखो, इसके कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी है, लेकिन बोर्ड में आज तक उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं करूंगा, उससे न्यूमेरिकल नहीं, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म भी है इसकी बोर्ड में, लेकिन वो मतलब अपनी एनसीईआरटी में, सर एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास कब होगी? रेगुलर क्लास है, कल भी क्लास होगी, मैं पहले ही बता दूं, रेगुलर क्लास है, अपनी कोई क्लास मिस इस वीक में तो रेगुलर है, इस वीक में रेगुलर क्लास है। इस स्पीड से कोर्स हो जाएगा कि बेटा, एक तो मैं ऐसा पढ़ाऊं कि खींच दूं और कोर्स हो ही, कोर्स के चक्कर में हो जाएगा, सब मेरी जिम्मेदारी है। पहले चैप्टर्स पढ़े हैं, पहले एक बार बॉन्डिंग हो जाए, आप समझने लग जाए मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ, कोर्स अपने आप हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। और लिखो नेक्स्ट, रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ से देखें? रिकॉर्डेड वीडियो के लिए रेडियो में संपर्क करें, कांटेक्ट करें, मुझे पता नहीं होता। कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी है, लेकिन अब वेक्टर फॉर्म नहीं करेंगे अपन, मैं पहले ही बता देता हूँ, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, उनकी बात करते हैं। फटाफट न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल लिखो फटाफट। 3 माइक्रोकूलम चार्ज, न्यूमेरिकल लिखना स्टार्ट करें। 3 microcoulomb charge are placed at x equals to 2 meter, x equals to 2 meter, and 6 microcoulomb charge, 6 coulomb charge are placed at x
इक्वल्स टू 5 meter. X equals to 5 meter. Then find out net force between them. Find out net force between them. जल्दी से सॉल्व करें और आंसर दें. जिसने ये आंसर लिखा है इसका बोर्ड में कैसे करना है वैसे लिखना है. एक तो 3 माइक्रोग्राम तो x इक्वल्स टू 2 पे प्लेस किया और एक 6 माइक्रोग्राम मैंने x इक्वल्स टू 5 मीटर पे प्लेस किया है और फोर्स निकालना इनके बीच में. इसका आंसर आया था ये. कुछ हो गया वो आंसर देगी. डायरेक्शन भी दो. किधर होगी डायरेक्शन? कुछ डायरेक्शन वैक्यूम है या मीडियम? जब कुछ नहीं बोलते तो वैक्यूम ही लेते हैं बेटा, मीडियम नहीं लेते. मीडियम के लिए वो अलग से लिख के देगा, मतलब मीडियम देगा, उसकी परमिटिविटी भी देगा. टू के 6 प्लस 6 मतलब प्लस 6 की साइड में ये बोले भाई अरे आंसर तो दो पहले. प्लस 6 के आंसर देखो, मैंने बोला है ये कोऑर्डिनेट जब भी x y आ जाए तो ऐसे कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दो. पहले तो यहाँ से O से x इक्वल्स टू 2 मीटर पे, ये मान लो यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे Q1 चार्ज है कितना 3 माइक्रोग्राम प्लेट है और ये 5 मीटर पे, यहाँ मान लो ये 5 मीटर, यहाँ पे कितना 6. यही है. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 5 माइनस 2 कर दोगे तो 3 मीटर यही होगी ना. बाय कूलम्ब लॉ F इक्वल्स टू कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो F इक्वल्स टू 9 into 10 raised to power 9. Q1 है 3 माइक्रो को पहले चेंज करोगे 10 की पावर माइनस 6, ध्यान रखना 6 into 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो का मतलब R स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9. 9 से 9 कट 18 into 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन. किस डायरेक्शन में होगा? देखो ये मैंने ये नहीं बोला कि यही निकलेगी, मैंने ये नहीं बोला यहाँ पे कि फाइंड आउट दी फोर्स ऑन 3 या 2. मैं वो बोलता तो आंसर निकालते, मैं बोलता फाइंड आउट दी फोर्स ऑन 3 माइक्रोग्राम. तो 3 ये पॉजिटिव इधर आता इस पे 3 माइक्रोग्राम की बात करता तो इधर मैंने यहाँ पे नहीं लिखी डायरेक्शन क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं था. मैंने जरूर आपसे बोला था कि डायरेक्शन किधर आएगी, वो डिपेंड करती है कि आपको किस पॉइंट पे फाइंड करना. मैं फाइंड करता 3 माइक्रोग्राम पे तो इधर आती, 6 माइक्रोग्राम पे फाइंड करता तो वो इधर आती क्योंकि बोथ चार्ज आर पॉजिटिव देन रिपेल ईच अदर. ठीक. आज की क्लास का कोई डाउट हो तो बोले फटाफट. बेल बज चुकी है नहीं है? गुड नाइट. कल अपन इससे रिलेटेड आगे पढ़ेंगे. किसी को जो भी डाउट हो आप बोल लेना. मैं नंबर मैंने लिखे ही थे. ठीक. उन नंबर पे आप कांटेक्ट कर ले कोई डाउट आए तो.